Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss 11th अगस्त करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अभी क्रिमिनल्स के केसेस हैं, जो भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके लिए कहा गया है कि पार्टीज गेट 48 आवर्स, केवल 48 घंटे हैं कि पार्टीज को अपने कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड को बताना होगा। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है फरवरी 2020 का जो जजमेंट था, और यहां पर आप देखेंगे कि एक बहुत लार्ज स्केल पर, फॉर एग्जांपल बीजेपी में टोटल 70% जो कैंडिडेट हैं, एमपी कैंडिडेट, 70% तक उनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगे हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन पर इन्होंने एनालाइज किया, सभी कैंडिडेट को एनालाइज नहीं किया है। आउट ऑफ 109 कैंडिडेट हु वर एनालाइज, इनमें से 70% के ऊपर क्या है, क्रिमिनल चार्जेस हैं। वैसे ही आरजेडी के 141, इसमें भी 70% तक। तो यहां पर ये जो 141 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, यहां पर ये एमपी और एमएलए दोनों हैं, राइट, एमपी और एमएलए दोनों हैं, ठीक है, क्योंकि आरजेडी के 141 नहीं हो सकते हैं। इसके बाद में बात आ रही है कांग्रेस, एलजेपी, जदयू। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स थे जो कि खड़े हुए थे, पार्टिसिपेट किया जिन्होंने इलेक्शन में, राइट, बिहार इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इन पर एक पूरा जो एनालिसिस किया गया। तो आप परसेंटेज देख लीजिए, 64% कांग्रेस में, 52% लोजपा में, और 49% जदयू भी बिहार की पार्टी है, लोजपा भी बिहार की पार्टी है, बसपा, बीएसपी, यहां पर 37% केसेस। तो यहां से एक क्लियर कट बात ये आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्टिविज्म बढ़ा दिया है और बोला है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको सभी क्रिमिनल्स जो कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को आप लोगों को जरूर अपलोड करना होगा। So the Supreme Court warned Parliament that the nation is losing patience with the advent of criminals in the politics and directed political parties to publish the criminal history। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अलग अलग समय में अलग अलग वर्डिक्ट, फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी कहा गया था कि आपको अपना सभी डेटा, कितना आपका इनकम है, राइट, टैक्स कितना पे करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कहाँ कहाँ पर आपके क्रिमिनल केसेस हैं, तो ऑल केसेस यू मस्ट मेंशन इन व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म। तो उस समय पर इलेक्शन कमीशन जो है, यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। इफ एनी ऑफ देयर इलेक्शन कैंडिडेट्स ऑन द होम पेज ऑफ द वेबसाइट अंडर द कैप्शन कैंडिडेट विथ क्रिमिनल एसेंडेंट्स, मतलब एंटेसिडेंट का मतलब जो पहले से क्रिमिनल केसेस हैं, उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर ये जरूर फिल करना है। और यहां पर देखिए क्रिमिनलाइजेशन के बारे में हम लोग कुछ अबाउट पढ़ें तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स मीन राइजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड सिलेक्शन ऑफ द सेम एज इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो यहां पर यही लोग इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये अपने बाहुबल, दल बल के साथ में कुछ भी चीजों को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। साथ ही साथ में इस प्रकार की जिनकी इमेज है, यदि ये लोग ज्यादा जीतते हैं, और ऐसा बिल्कुल बताया गया है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर ने एनालिसिस किया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक एनजीओ है, और इन्होंने एनालिसिस किया कि जो जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, डबल द चार्जेस ऑफ विनिंग एज कंपेयर टू दोज विथ क्लीन रिकॉर्ड। जिनके साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड हैं, उनकी तुलना में जिनके किसी ना किसी तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनके चुनाव को जीतने की 2 गुना संभावना होती है, क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए भी अपना वही बाहुबल अपनाते हैं, राइट, मसल्स पावर का यूज करते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एन एक्सट्रीमली डिजास्ट्रस एंड लेमेंटेबल सिचुएशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली डिजास्ट्रस, जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरे वाली है, और लेमेंटेबल का मतलब जिस पर बहुत ज्यादा दुख हो, लेमेंट हो, व्याप है ना, जैसे विलाप करने योग्य सिचुएशन है ये अपने आप में, इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए।
and raised concern about unsettling increasing trend in country। और ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि क्या ये अनसेटलिंग इंक्रीजिंग जो ट्रेंड है लगातार कंट्री में, जो ये क्रिमिनलाइजेशन इन द पॉलिटिक्स हो रहा है, वो क्या कभी कम होगा? ये लगातार चूंकि बढ़ता ही जा रहा है। सो यहां पर देखिए देयर आर इंक्रीज ऑफ 109%, पिछले बार की तुलना में 109% ज्यादा बढ़ गए हैं एमपीज जिनके ऊपर सीरियस क्राइम है सिंस 2009। 29% of those elected in the Lok Sabha in 2019 have declared serious crime। तो यहां पर देखिए सीरियस क्रिमिनल केसेस बढ़े हैं और 29% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर सीरियस क्राइम के चार्जेस हैं। तो जब हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इन सब के पीछे रीजन क्या है? एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि चूंकि ये हमेशा से पावरफुल रहे हैं तो इनका इन्फ्लुएंस पब्लिक पर ज्यादा होता है और इसीलिए वो जीतते हैं। तो एक तो हो गया वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि ये कैंडिडेट जैसा कि मैंने बताया एक क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड वाले जो पॉलिटिशियन है उससे ज्यादा जो है ये विनेबिलिटी इनकी ज्यादा है। इसके बाद बात करते हैं डिनायल ऑफ द जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये जो जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ है उसको हमेशा डिनाई करते हैं। डिनायल का मतलब क्या है? इनके केस में क्या होता है, इनके पास सारे हथकंडे हथियार होते हैं जिनका प्रयोग करके ये लोग अपने आप को बचाने की क्षमता रखते हैं, राइट? क्योंकि मसल्स पावर जिनके पास है उनके पास ओवरऑल एक टोटल पावर, और आपको ये बात भी पता है कि पावर करप्ट्स एंड टोटल पावर करप्ट्स टोटली। तो ये जो पावर है वो एक्चुअल में नेगेटिव, एक दिन ऐसा आएगा बहुत ही बड़ा जो है नेगेटिव इंपैक्ट ये कंट्री को देखने को मिलेगा। सो लूपहोल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शनिंग है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, करप्शन है बहुत ज्यादा। करप्शन का मतलब है कि देखिए एक सीधी सी बात है, एक तो बाहुबल, और सेकंड पॉइंट क्या? सेकंड पॉइंट ये कि जब पार्टी में सिलेक्शन इलेक्शन, पार्टी में भी अपनी डेमोक्रेसी होती है, तो पार्टी उन्हीं कैंडिडेट को अपने साथ ऐड करना चाहती है जिनकी जीतने की संभावना ज्यादा हो, और इनकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहां पर पार्टी में भी करप्शन चलता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे पार्टी में भी करप्शन चलता है कि हां इस कैंडिडेट को यहां से टिकट दे दी जाए। दो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट, जो आरपी एक्ट डिस्क्वालीफाई करता है अ सिटिंग लेजिस्लेटर और अ कैंडिडेट ऑन सर्टेन ग्राउंड, कुछ विशेष ग्राउंड से जिनके आधार पर ये एमएलए एमपीज को हम लोग का मतलब है कि आरपी एक्ट के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देयर इज नथिंग रेगुलेटिंग द अपॉइंटमेंट टू ऑफिस विद इन द पार्टी, और a politician may be disqualified from being a legislator but she may continue to hold high position within his or her party। तो देखिए एज ए लेजिस्लेटर वो चुनाव नहीं लड़ सकता लेकिन पार्टी के अंदर तो पोजीशन बना ही सकता है। तो इस प्रकार का उनको अलग से यदि इन केस यदि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता है तो वो पार्टी पॉलिटिक्स में तो पार्ट करते ही हैं, और पार्टी पॉलिटिक्स में यदि इसी तरह के कैंडिडेट होंगे तो whom they will prefer, इसी प्रकार के कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे। सो यहां पर ये सब जो रीजन है, ये इन सब के पीछे रीजन है, क्या कारण है ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। उसके बाद बात आती है लगातार इससे क्या हो रहा है, जो वाकई में जेन्युइन लोग हैं, जो हमेशा से इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, लिबरल थॉट वाले रहे हैं, उनको इस प्रकार की डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और इसीलिए जनता का जो विश्वास है वो जुडिशरी मशीनरी पर, इलेक्शन कमीशन पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर इससे लगातार गिरता चला जा रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ टेंटेड डेमोक्रेसी। टेंटेड का मतलब क्या होता है? जिस पर दाग धब्बे हैं। तो ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिस पर जो है रिफल्जेंट नहीं है, बल्कि ये स्टेन्ड डेमोक्रेसी या टेंटेड डेमोक्रेसी के रूप में। सिंस द पार्टीज फोकस ऑन विनेबिलिटी, और आपको पता ही है पार्टी किस पर फोकस करती है कि कौन कैंडिडेट जीत पाएगा, ऑल्सो हैम्परिंग द इनर पार्टी पॉलिटिक्स, और इसके कारण पार्टी के अंदर की जो डेमोक्रेसी है वो भी खत्म हो जाती है। दे टेंड टू इंक्लूड मोर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट
और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाए। दस द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स परपेचुएट्स इटसेल्फ एंड डिलीटेरियस ओके एंड इट डिटीरियोरेट द ओवरऑल इलेक्टोरल कल्चर। डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है? लगातार उसको खराब करना, कम करना, ठीक है। डिटीरियोरेटिंग, राइट, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन है ना, लगातार उसकी जो कंडीशन है वो डिटीरियोरेट होती गई एंड फाइनली ही और शी डाइड, तो ये डिटीरियोरेट है ना। सो अंडरमाइंस द सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट, और इससे क्या होगा? पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है, जो एक पवित्रता है, वो लगातार कमजोर हो रही है। यहां पर इस क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में अलग अलग केसेस आए और उनमें अलग अलग प्रकार के वर्डिक्ट फैसले दिए गए रिगार्डिंग दिस, और यू कैन से अगेंस्ट इट, जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में डायरेक्शन दिया था हाई कोर्ट्स को नॉट टू सस्पेंड द कन्विक्शन, जो आरोप हैं उनको सस्पेंड मत कीजिए उस पर्सन पर ऑन द अपील इफ ही वाज कन्विक्टेड, यदि ही और शी इज कन्विक्टेड, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट बाय ट्रायल कोर्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्या है? उनको इम्प्रिजनमेंट का ट्रायल उन पर चले, रोकिए मत जो भी इस प्रकार के कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी हाई कोर्ट्स को। इसके बाद सेकंड केस देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर 2002। व्हाट इज एडीआर? अगेन जो मैंने आपको बताया कि जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है भारत की। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट शैल डिस्क्लोज देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सभी कैंडिडेट को अपने एसेट, लाइबिलिटीज एंड क्रिमिनल कन्विक्शन, उनके ऊपर कौन कौन से आरोप हैं, उन सभी को जो है डिस्क्लोज करना हो। इफ एनी एंड द पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर, तो जब नॉमिनेशन पेपर भर रहे हो उसी समय इनको ये सब बताना होगा। एक और केस था इन लिली थॉमस केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सिटिंग एमपी और एमएलए हैं कन्विक्टेड ऑफ अ जेल टर्म 2 years और मोर वुड लूज देयर सीट द लेजिस्लेचर इमीडिएटली। तो तुरंत ही 2 साल से ज्यादा जिनको जेल हुआ है ये अपनी सीट्स तुरंत ही लूज खो देंगे, लेकिन इस पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं उठाए गए। तो इस प्रकार के डिसीजन क्या होते हैं? पर्टिकुलर किसी केस में आते हैं। वैसे जो बहुत ही लैंडस्लाइडिंग केस होते हैं वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट रखते हैं और उनका हमेशा से यूज किया जाता है अलग अलग केसेस के वर्डिक्ट में। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि पर्टिकुलरली किसी केस में ऐसा हुआ होगा, मतलब इन जनरल इसको नहीं बनाया गया। और देखिए, इस प्रकार की चीजों को इन जनरल बनाने के लिए लेजिस्लेचर होता है, और लेजिस्लेचर का मतलब यह है उन्हें ही कानून बनाने होंगे पार्लियामेंट, और ये कानून नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके मेजर जो आप देख लीजिए 70% ऑफ द कैंडिडेट जो जिन पर रिसर्च की गई 70% तक कैंडिडेट इनके सीरियस क्राइम इनके द्वारा किया गया। तो अपने आप में क्या होगा? दे डोंट वांट टू लूज देम, तो वो क्यों लेजिस्लेट करेंगे? और वो सभी जो व्यक्ति जितने लोग भी हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे वहां पे। तो यहां पर देखिए, इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द ट्रायल कोर्ट टू कंप्लीट द ट्रायल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग द लेजिस्लेटर विद इन 1 year। जो लेजिस्लेटर है, एमएलए है, एमपी है, 1 साल के अंदर केस को खत्म करके उनको फ्री करिए। आप इन केसेस को जल्दी फास्ट ट्रैक पर ले जाइए। तो इस प्रकार के बहुत से केसेस हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नन ऑफ द अबव, और इसीलिए नोटा का ऑप्शन भी लाया गया था, ऑप्शन इन द पीपल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी। तो यहां पर नोटा ऑप्शन लाया गया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 टू पुट मॉरल प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू पुट क्लीन कैंडिडेट। नोटा का मतलब यह है कि यदि सभी पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की और वहां पर सभी कैंडिडेट जो है उनके ऊपर इस प्रकार के चार्जेस हैं, तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में नोटा दबाया जाए। वैसे ओवरऑल मैं ये देखता हूं नोटा का कुछ फायदा तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज इतना आसानी से सुधरती नहीं जब तक कि कोई कानून ना हो।
नन ऑफ द अबाउ केस में होता क्या है कि यदि कुछ लोग नोटा दबा भी देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी जो है ना उसके ऊपर ये अनसुना कर देती है नॉर्मली पार्टीज। इन लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपका क्या विचार है, जरूर बताइए। नोटा क्या आपको एक फायदेमंद लगता है? नो डाउट लाया गया है, बहुत ही सोच समझ के लाया गया है, लेकिन एक्चुअल जो एक नोटा का एक परसेंटेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि यदि नोटा इतने प्रतिशत है तो पूरी तरह से जो है ये सभी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएं और दूसरे कैंडिडेट्स को जो है मतलब ऑप्शन मिले। तो इस प्रकार से नोटा का कोई अल्टरनेटिव एक प्रयास हो तो शायद हो सकता है कि ये कारगर रहे। लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट मेड अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स एज वेल एज डिपेंडेंट्स एंड एसोसिएशन वुड बी मैंडेटरी। तो जो भी एसोसिएशन है, कैंडिडेट है, उन सभी को अपनी सोर्स ऑफ इनकम को डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम से पता चल जाता है कि एक्चुअल वो आदमी का जो प्रोफेशन है वो क्या है, क्या करते हैं वो बैकग्राउंड में। इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन है, इस केस में 2018 में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ थ्रू इलेक्शन कमीशन हिज हर पॉलिटिकल पार्टी। तो उसे बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा कौन कौन से पेंडिंग केसेस बचे हैं उनके ऊपर। मोरोवर क्रिमिनल एंटेसिडेंट ऑफ द क्रिमिनल मस्ट बी वाइडली पब्लिसाइज थ्रू डिफरेंट मीडिया। और जो इस प्रकार के कैंडिडेट हैं, अब वो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं चुनाव में, उनके इंपैक्ट को कि उनके ऊपर कौन कौन से केसेस के चार्जेस हैं, उनको वेरियस मीडिया सोर्स की मदद से एक आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, तभी तो एक्चुअल में अवेयरनेस होगी। अदरवाइज तो क्या होगा, लोगों को पता ही नहीं होता कि इनके बैकग्राउंड क्या है। ये जो है एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट माना जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन द्वारा, जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस में जो वर्डिक्ट दिया गया। In recent directive, Supreme Court said that it is mandatory for the political parties to publish detailed information regarding candidates pending criminal cases and the reason of the selecting them। कि उन्हें किस आधार पे आपने सेलेक्ट किया, ये एक आधार जरूर बता दीजिए। तो ये जो पूरा प्रोविजन है ये इसलिए आया क्योंकि 48 आवर्स के अंदर अब इन्हें जो है अपने जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको एक वेबसाइट पर रिकॉर्ड करवाना होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मेंस में जरूर जो है गवर्नेंस वाले पार्ट में जीएस पेपर सेकंड में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट रखेगा ये। तो जरूर आप जो जितने भी ये केसेस हैं उनको याद कर लीजिए, और इसमें टू बी पॉइंट लाइंस में जो वर्डिक्ट थे, फैसले थे, उनको दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। आगे बात आ रही है yesterday we have discussed Agalega Island which is of Mauritius, है ना, हमने डिस्कस किया। डिएगो गार्शियो पे आज बात कर लेते हैं। तो डिएगो गार्शियो एक्चुअल में ये मालदीव्स जो हैं इनके नीचे है, और ये एक्चुअल में चैगोस आर्क्यूपेलागो कहलाते हैं। इसमें टोटल 60 स्मॉल आइलैंड्स हैं, और इन सभी पर कंट्रोल किसका है? ब्रिटेन का है। इज इट क्लियर? और एक समय था कि इन आइलैंड्स पर पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड इट, सबसे पहले पुर्तगीज ने इन्हें खोजा, एंड देन फ्रेंच इन 1790s, उसके बाद 1790 में फ्रेंच आए, फाइनली ब्रिटेन का रूल हो गया यहाँ पर, और नेपोलियनिक वॉर के बाद में ब्रिटिश रूल यहाँ पर हो गया। 1965 से ब्रिटेन ने सेपरेट कर दिया द चागोस आइलैंड फ्रॉम मॉरिशियस, मॉरिशियस से इनको अलग कर दिया गया, एंड सेट अप अ जॉइंट मिलिट्री बेस, और अमेरिका के साथ में इनका जॉइंट मिलिट्री बेस है डिएगो गार्शियो में। और डिएगो गार्शियो में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जो लीज एग्रीमेंट है वो 2036 तक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द डिएगो गार्शियो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा न्यूज में रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, मतलब पीएम दक्ष योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है अपने आप में। जो लोग SC ST हैं और कुछ ऐसे लोग जो OBC भी है जिनकी इनकम क्राइटेरिया बहुत कम है, 3 लाख से कम है, और यदि इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन में भी आ रहे हैं जनरल में तो 1 लाख से नीचे का जिनका क्राइटेरिया है, और जो सफाई कर्मी है, इन सभी को स्किल्ड करने की अभियान है
प्रधानमंत्री दक्षता कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इज इट क्लियर? सो असिस्टेंस फॉर स्किलिंग द टारगेट ग्रुप, जो कि किसके अंदर आ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बाय इट्स एपेक्स कॉर्पोरेशन। तो देखिए यहां पर पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट विदाउट एनी एनुअल फैमिली इनकम क्राइटेरिया, यहां पर कोई एनुअल फैमिली इनकम क्राइटेरिया नहीं है। सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर, जो कचरा उठाते हैं, एनुअली फैमिली इनकम क्राइटेरिया नहीं है इसमें भी। जो सफाई कर्मचारी के लिए, इनको भी स्किल्ड किया जाएगा, इनको अलग अलग प्रकार की चीजों में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर जब बात करते हैं ओबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, डीएनटी, जो कि डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके लिए भी कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनके 3 लाख से कम फैमिली आय है ईयरली, और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो जनरल में माने जाएंगे 1 लाख से कम जिनकी आय है, इन सभी को ट्रेनिंग की जो स्कीम है यही कहला रही है पीएम दक्ष योजना। इज इट क्लियर? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आर फैसिलिटेटेड प्राइमरली थ्रू द गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होंगे। इसके अलावा सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज 100% ग्रांट इन एड इन द सेम फॉर द सेम एंड प्रोवाइडेड by the ministry. The cost of training program provided within the common cost norms issued by MSDE. तो यहां पर टाइम टू टाइम जो है इनको फैसिलिटीज पेमेंट जो की कमी है उसकी पूर्ति भी की जाएगी। तो देखिए यहां पे आपको प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही में इसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल और ऐप बनाए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तौर पे ये एक्सेसिबिलिटी टू टारगेटेड जो ग्रुप हैं, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, सफाई कर्मचारी मेनली विदाउट एनी पेमेंट क्राइटेरिया नहीं है वहां। और इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम द ईयर 2021। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स आर बीइंग प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अप स्किलिंग एंड रीस्किलिंग। मतलब जो स्किल्स हैं उनके पास या फिर कुछ नई स्किल्स को उनको सिखाया जाएगा, अप स्किल्ड किया जाएगा, रीस्किल्ड किया जाएगा, है ना। एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स उनको इन प्रोग्राम्स की मदद से सिखाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड विद यू। और इससे क्या होगा? ये लोग एम्पावर्ड होंगे। विमेन, महिलाओं को भी, टारगेट जो ग्रुप हैं उनमें महिलाओं को भी एम्पावर किया जाएगा। ओवरऑल डोमेस्टिक कंपल्शन जो है, due to their overall domestic compulsion cannot involved in the wage employment which normally involves long working hours and sometimes migrate to other cities। तो यहाँ पर महिलाएं, पुरुष सभी को इस पूरे के पूरे सिनेरियो में लाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट स्कीम के तौर पे जानी जाएगी, पीएम दक्ष स्कीम। हमने लास्ट लेक्चर मतलब यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड AR6 report of IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 आई है। इससे पहले 5 रिपोर्ट्स और आई हैं 1990 में। उसके बाद लगभग 5 वर्ष बाद सेकेंड रिपोर्ट आई, फिर यहां से लगभग 6 वर्ष बाद थर्ड रिपोर्ट आई, फिर लगभग 6 वर्ष बाद फोर्थ रिपोर्ट आई, और फिर 7 वर्ष बाद फिफ्थ रिपोर्ट आई, और अब 7 वर्ष बाद 2021 में 6th रिपोर्ट आई है, राइट। तो अलग अलग समय पर ग्लोबल टेम्परेचर को, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टैटिस्टिक डेटाज नहीं थे, तो अलग अलग डेटा समय समय पर आए। जैसे शुरुआत में बोला गया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3.3 से 0.6 डिग्री बढ़ा है, और 2100 तक में क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। 2 डिग्री तो 2025 में ही बढ़ जाएगा, ऐसा बोला गया। और सी लेवल भी बढ़ जाएगा 65 सेंटीमीटर तक। सेकेंड रिपोर्ट में इसे रिवाइज किया जाता है। 2100 में बोला जाता है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, और सी राइज 50 सेंटीमीटर ही होगा। और साइंटिफिक अंडरपिनिंग फॉर क्योटो प्रोटोकॉल आने वाली थी, तो उसके लिए ये साइंटिफिक इनपुट के तौर पे इन्होंने काम, इस रिपोर्ट ने काम किया। आईपीसीसी बना कब था? 1988 में बना। इसके बाद जो थर्ड रिपोर्ट आई उसमें देखिए 2100 तक बोला गया 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है,
और 80 सेंटीमीटर तक सी राइज। अभी रिसेंट की रिपोर्ट जो नासा वगैरह ने बताई उसमें यह बोला है कि 2100 तक तो पूरा मुंबई जो है वो पानी में डूब जाएगा, ऐसी बातें भी बताई जा रही। सो फ्रीक्वेंसी यहां पर चेंज होती रही। फिर देखिए इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ गया जो कि हाईएस्ट है 6,50,000 सालों में। तो ये पूरी रिपोर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ रिपोर्ट में बोला गया कि 2100 तक हमारा टेम्परेचर 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, नो डाउट। और ये इतना ज्यादा होगा कि पिछले 8 लाख सालों में भी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं है जितना ये 8 लाख सालों में, पिछले 8 लाख सालों में भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। और यहां पर हम देखेंगे कि लार्ज स्केल पर मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, बहुत सारी जनजाति, बहुत सारी जो प्रजातियां, स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। इज इट क्लियर? और फॉर्म साइंटिफिक बेसिस फॉर निगोशिएशन, और यही वो आधार था कि जिसने पेरिस एग्रीमेंट के लिए एक बेसिक निगोशिएशन के पॉइंट के ऊपर डिस्कशन के लिए लाए। अब 2021 का भी रिपोर्ट आ गया है, तो ये ग्लासगो में मदद करेगा, ग्लासगो में, यस और नो? ठीक है, चलिए। तो अलग अलग स्कीम्स को भी मैं आज लेकर आया हूं ताकि क्या हो जाए, स्कीम्स का आपको करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं स्कीम बेस्ड। तो आपको याद आ रहा होगा, ब्रीफ में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना, जिसमें केवल और केवल 12 रुपए पर एनम कैंडिडेट को देने होते थे, लेकिन जो ये पुअर फैमिलीज हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि उनकी लाइफ में कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनसे उनके जीवन को बचाया जा सके। तो 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना लाई गई और लगभग अब तक भारत के 23.88 करोड़, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, इन सभी को क्या कर दिया गया, इस स्कीम में इंश्योर्ड किया गया, केवल 12 रुपए में, देख लीजिए आप। और रिस्क कवर कितना है और ये अपने आप ही, और ये किनके लिए होगी, जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, तो इसके कारण बैंक अकाउंट्स भी खुलवाए लोगों ने, राइट। एक्सीडेंटल डेथ फॉर इंश्योर्ड पर्सन, तो ये लगभग 2 लाख रुपए जो है वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। 12 रुपए ही केवल क्या है, प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम ओनली 12 रुपीज। यदि इररिकवरेबल लॉस हो जाए किसी की लाइफ में, जैसे दोनों आंखों का चला जाना, लॉस ऑफ दोनों, बोथ ऑफ द हैंड, तो अपने आप में फुल डिसेबिलिटी हो गया वो, तो 2 लाख तक का जो है यहां पर उन्हें मुआवजा का मतलब इंश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा। टोटल इररिकवरी ऑफ लॉस ऑफ 1 आईज और 1 हैंड और अ फुट, तो 1 लाख प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर रिस्क कवर्ड किए गए थे। टर्म ऑफ रिस्क में क्या है कि अ पर्सन हैज टू ऑप्ट द स्कीम एवरी ईयर, हर साल उसे प्रेफर करना होगा। लॉन्ग टर्म ऑप्शन टू कंटिन्यूइंग विच इन केस हिज और हर अकाउंट विल बी ऑटो डेबिटेड ईयर बाय, तो ये ऑटो डेबिटेड स्कीम आपको पता ही है, जब भी कोई लोन लेते हैं तो फाइनली ऑटो डेबिट करवा दिया जाता है ताकि अपने आप कटता रहे। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, जो मेनली 5 हैं, तो जो भी विलिंग हैं वो टाई अप कर सकती हैं अलग अलग बैंक्स के साथ में, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लिए अलग से क्या होता है, बजट अलोकेट होते हैं। इसी प्रकार से आपको एक और इंपॉर्टेंट योजना याद आ रही होगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस कवर, वो एक्सीडेंटल कवर था, याद रखना आप लोग। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल कवर है, राइट, जबकि ये लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कवर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम है, और इसमें वहां देखिए एज ग्रुप कितना था, 18 से 70 वर्ष तक के लोग जिनके बैंक अकाउंट है वो सभी ये स्कीम में इंश्योर हो सकते थे, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर 18 से 50 वर्ष है, 50 साल से पहले पहले आपको इसमें एनरोल करना होगा, और 55 तक हो सकता है आपका प्रीमियम चलता रहे। और प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, यहां पर 330 रुपए पर एनम है, ठीक है। ऑटो डेबिटेड होगा, वो एक्सीडेंटल कवर है, ये इंश्योरेंस है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम विल बी डायरेक्टली ऑटो डेबिटेड। यदि किसी कारण से डेथ हो जाती है उस केस में रिस्क कवर 2 लाख का मिलेगा, यहां पर 330 का प्रीमियम है। टर्म ऑफ रिस्क कवर मतलब यहां पर वही है, ऑटो डेबिटेड हो, प्रेफरेबली लॉन्ग टर्म ऑप्शन कंटिन्यू रहे बैंक अकाउंट से।
अगेन द सेम इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहां पर कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, ये याद रखना, वहां पर कोई भी जो है टाई अप कर सकता है विद द बैंक्स, ठीक है, फॉर दिस पर्पस। चलिए, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जरूर पता होगा, विवाद से विश्वास स्कीम। जो लोगों ने टैक्स नहीं दिया है या टैक्स को पूरी तरह से जो है बचा लिया और किसी कारण से टैक्स नहीं दिया, अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक तो टैक्स भी दो और टैक्स के ऊपर जो चार्जेस हैं क्योंकि आपने नहीं दिया, जो जुर्माना है वो भी दीजिए। तो गवर्नमेंट ने यहां पर ये बोला है कि जो वॉलेंटियरली चार्ज दे देंगे, अपना टैक्स को पे कर देंगे, तो हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। यही क्या है, एक मध्यम रास्ता है, विवाद से विश्वास स्कीम। सो दिस स्कीम इज अ वॉलेंटरी स्कीम। अभी हम लोग 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी देखेंगे, याद रखना 10 एमसीक्यूज डेली बेसिस पर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, हमेशा होंगे हर क्लास के एंड में, ठीक है। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट एमिकेबली, तो यहां पर जो डायरेक्ट टैक्स है वो दोस्ताना तरीके से, आराम से, फ्रेंडली तरीके से क्या हो, टैक्स पेयर अपने आप ही चुका दें। टैक्स पेयर वेरियस, क्योंकि फाइनली क्या होता है जब टैक्स पेयर के ऊपर यदि कई बार क्या होता है विवाद हो जाता है टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर का, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में अपनी अपील लगाने लग जाते हैं और इससे क्या होता है बहुत लंबा खिंच जाता है। तो बजाय कि किसी विवाद के विश्वास से काम कीजिए और अपना टैक्स दे दीजिए। तो दिस स्कीम मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ सबका विश्वास स्कीम विच क्लोज न्यूमरस लिटिगेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो डिमांड है उसमें बहुत से न्यूमरस जो लिटिगेशन है उसको क्लोज कर देना, ताकि क्या हो, अपने आप ही ये जो है ना कॉम्प्लेक्स स्टेज में ना जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से पैसा जो है रुक जाता है, अटक जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का ही बेनिफिट नहीं है, समय टाइम वेस्ट होता है। द एंटिटीज हु ऑप्ट द स्कीम हैव टू पे रिक्विजिट अमाउंट फॉलोइंग विच ऑल द लिटिगेंट अगेंस्ट देम आर क्लोज्ड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट एंड पीनल प्रोसीडिंग ड्रॉप। तो जो उनके ऊपर चार्जेस है, पीनल है, जो उन पर दंड लगा है, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसकी क्या होती है, गवर्नमेंट एक डेट देती है। तो टैक्स पेयर वुड रिक्वायर टू पे ओनली अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, विल गेट कंप्लीट वेवर ऑन द वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी प्रोवाइडेड एंड पे। यदि देखिए यहां पर पिछले साल इन्होंने ये डेट दी थी, अभी भी कोई डेट देगी गवर्नमेंट, है ना। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाद को कम से कम करना, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर बहुत से केसेस चल रहे हैं, मतलब पेंडिंग है। चलिए, अब बात आ रही है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। देखिए पुरानी स्कीम्स हैं सारी, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं थोड़ी देर के लिए माफी चाहता हूं, ये किसी कारण से मेरा जो ऑफिस है उसमें कुछ दिक्कत आई है। सो गिव मी फ्यू सेकेंड। Give me few seconds so that I can continue with the session. बायोमास पॉलिसी, तो बायोफ्यूल पॉलिसी, राइट। तो बायोफ्यूल पॉलिसी पर हम लोग आ चुके हैं, शायद बिल्कुल विजिबल होगा, यस। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एनविसेज का मतलब उसने दूरदर्शिता पूर्वक चीजों को देख लिया है और क्रिएट की है नेशनल बायोमास रिपोजिटरी थ्रू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। तो ये किसके अंडर में चल रहा है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एनविसेज का मतलब है कि जिसको एनविजन कर लेना, दूरदृष्टिता पूर्वक, क्योंकि आपको पता होगा 20% तक अभी पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा, 5% तक डीजल में मिलाया जाएगा, करंटली 2% तक पेट्रोल में मिलाया जा रहा है बायोफ्यूल को, राइट, और लगभग जो है 0.1% तक डीजल में। तो द परसेंटेज ऑफ सेम करंटली स्टैंड ये 2% है और डीजल में 0.1% है। लेकिन इसी बायोफ्यूल को ब्लेंड किया जाएगा। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। किसको, इथेनॉल को। इथेनॉल क्या है, C2H5OH, ये इथेनॉल है। ये अपने आप में एक क्या है, एनर्जी का काम करता है, ऐसे एज ए फ्यूल काम करता है। तो इससे क्या होगा, यदि 20% तक पेट्रोल है तो काफी हद तक मान लीजिए हमारे जो इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल के वो कम हो जाएंगे।
सो दिस वुड बी डन बाय कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास अक्रॉस द कंट्री। और इसके लिए क्या है, हमारे जो खाद्य भंडार हैं, खाद्यान्न है, जैसे शुगर केन है, राइट, बीट रूट्स है, तो अलग अलग जो फूड ग्रेन होती हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जो एल्गी शैवाल से भी इसको बनाया जाता है, तो बायोफ्यूल इन सभी से बनाया जाता है। अभी हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं। सो द कैटेगराइज्ड बायोफ्यूल आर एज फॉलोइंग। पहला है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, बायोडीजल। फिर एडवांस बायोफ्यूल में सेकेंड जनरेशन है। मल्टीपल सॉलिड वेस्ट टू ड्रॉप इन फ्यूल, जो मल्टीपल सॉलिड वेस्ट है उससे भी क्या बनाया जाए, बायोफ्यूल बनाया जाए। थर्ड जनरेशन बायो सीएनजी एटसेट्रा। तो ये सभी जो हैं बायोफ्यूल के तौर पे काम करते हैं। तो यहां पर जो भी शुगर कंटेनिंग मटेरियल है, बी ग्रेड मोलासेस, शुगर केन जूस, शुगर बीट, राइट, स्वीट सोरगम, इसके अलावा जो कॉर्न है, मक्का, कसावा, डैमेज फूड ग्रेन लाइक व्हीट, ब्रोकन राइस, रॉटन पोटैटोज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, उन सभी चीजों को जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज करके इथेनॉल प्रोडक्शन करना। और अपने आप में ये बहुत लार्ज स्केल पर होगा अभी। और इसके लिए क्या है, जो फूड सिक्योरिटी है ना, कि मेजर, क्योंकि जहां पर जिसको फायदा होगा सेलिंग ऑफ दी क्रॉप्स वहां की जाएगी, तो यहां पर लोगों को फायदा दिखता है और इसीलिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग सेल आउट करेंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं भारत में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। ये एक इश्यू लंबे समय से चल रहा है, इसीलिए हम लोग सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पर ज्यादा काम कर रहे हैं। वो क्या है अभी मैं बताने वाला हूं आपको। सो पॉलिसी अलाउ टू यूज सरप्लस फूड ग्रेन, जो सरप्लस फूड ग्रेन है उससे किसका प्रोडक्शन किया जाए, इथेनॉल का, फॉर ब्लेंडिंग एंड अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये जो बायोफ्यूल होता है इससे पोल्यूशन भी कम होता है। वन ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द यूज्ड कुकिंग ऑयल कैन बी यूज्ड टू पोटेंशियल फीड स्टॉक। जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है जो ब्लैक हो जाता है उसको भी बायोफ्यूल के यूज में प्रयोग किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं वो तो खाद्यान्न वगैरह से है, जैसे कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन एटसेट्रा। इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, स्टार्च बनाया जाता है और इनसे जो फर्मेंटेशन, किण्वन किया जाता है, इनको सड़ाया जाता है विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंस, तो इथेनॉल का निर्माण होता है। फिर बात आ रही है सेकेंड जनरेशन में वुड, स्ट्रॉ, ग्रासेस। ये जो होती हैं इनको जो है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करके और फिर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, और फाइनली क्या होता है, इनसे अलग अलग प्रकार के बायोगैस बनाया जाता है, जैसे इथेनॉल, ब्यूटानॉल, बायो मीथेन, बायो हाइड्रोजन, राइट। थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एल्गी और जो फूड वेस्ट, जो वेस्ट है वो तो ठीक है, तो ये इतना इंपैक्टफुल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी खाद्यान्नों की कमी है। तो ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड बनेंगे, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा और फिर ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन करने के बाद में एल्गल ऑयल, बायोडीजल इत्यादि एविएशन फ्यूल वगैरह बनेगा। तो ये थ्री जनरेशन बायोमास फ्यूल होते हैं। तो ये हो गए आज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे। और कॉन्सेप्ट के अंदर हमने किस पर बात की है, कॉन्सेप्ट में हमने मेनली बात की है इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ इंडिया के बारे में। अब आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए। टोटल देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट आंसर यू आर गेटिंग टुडे, वो आपको मुझे जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, with reference to judicial independence in India, consider the following statements। जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है इंडिया में उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि एक बार वंस अपॉइंटेड द जजेस कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या ऐसा है, जजेस को एक बार अपॉइंट करने के बाद में केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ है क्या। सेकेंड पॉइंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली एड टू पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट कैनॉट curtail देम। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियां हैं उसको कम नहीं कर सकती, लेकिन ऐड जरूर, बढ़ा जरूर सकती हैं। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट पूछा गया।
सो लेट मी गिव यू द आंसर। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑफिस एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा, ना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसलिए ये गलत हो गया। एक एक वर्ड पर आपको फोकस करना होगा एग्जाम में। सेकेंड स्टेटमेंट तो एब्सोल्यूटली करेक्ट है। बढ़ा ताकत बढ़ा जरूर सकती है, कम नहीं कर सकती है, और यही क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट इज व्हाट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर वंस अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट उन्हें हटाया जा सकता है, और ये दोनों जो हैं किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 124 में दिए गए हैं फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 217 में दिए गए हैं फॉर हाई कोर्ट्स। टू ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी यदि दिखाते हैं जजेस, तब उन्हें हटाया जा सकता है। राइट, पूरा महाभियोग जो प्रोसेस है उसके वो लगता है यहाँ पर बड़ा ही सख्त अपने आप में, मतलब इतना आसान नहीं है ये। और पावर ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है, पार्लियामेंट कैन ओनली ऐड बट कैनॉट कर्टेल। ठीक है, जुरिस्डिक्शन पावर को कम नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का डिस्कशन किसी भी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या राज्यसभा लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कंडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलरीज एंड अलाउंस, जजेस को फ्री रखा जाए, ऐसा ना हो कि वो जो है इनके शक्तियों के तहत आ जाए, इसीलिए उनका टेन्योर और इनका जो पेमेंट फिक्स किया हुआ है। और द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश पर्सन फॉर देयर कंटेम्प्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई तौहीन करता है तो उनको जो है दंड देने का अधिकार कोर्ट के पास है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला एक वर्ड, दैट इज इनर लाइन परमिट। कैन यू रिकॉल एनीथिंग? इनर लाइन परमिट क्या होता है? तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत 1873 में इनर लाइन परमिट को लेके आया गया था। क्या होता है इनर लाइन परमिट, बताइए। सेकेंड पॉइंट है, द मेन एम ऑफ इनर लाइन परमिट सिस्टम इज टू प्रिवेंट सेटलमेंट ऑफ द अदर इंडियन नेशनल्स। कहीं और के भारतीय नागरिक, जैसे मध्य प्रदेश का नागरिक चाहे कि वो अरुणाचल प्रदेश में रहने लग जाए, इन द स्टेट वेयर ILP रिजीम इज प्रिविलेंट, तो वो नहीं रह सकता। तो प्रिवेंट रोकता है, ऐसा कुछ है क्या? तीसरा पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आर प्रोटेक्टेड। तो तीन ये राज्य के अलावा लेटली बाद में मेघालय को क्या इसमें ऐड किया गया था क्या इनर लाइन परमिट में, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो लेट मी गिव यू द आंसर। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद रखना। इनर लाइन परमिट में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत यहां पर यह अवधारणा दी गई थी कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो वहां पर सीधा रह नहीं सकता विदाउट परमिशन के, तो इनर लाइन परमिट उसे लेना होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में तो ऑलरेडी है ही। हाल ही में मेघालय नहीं, मणिपुर में क्या किया गया है, इनर लाइन परमिट। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, मेघालय नहीं है। तो जब थर्ड गलत हो गया है, सो द करेक्ट आंसर विल बी, इट विल बी सी। इज इट क्लियर? यस, सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। इज इट क्लियर? तो देख लीजिए, डिटेल में पूरी तरह से बताया गया है। स्वतंत्रता के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया, देखिए, ब्रिटिश सब्जेक्ट विद सिटीजन ऑफ इंडिया 2013। और होम मिनिस्ट्री ने बोला राज्यसभा को, द मेन एम ऑफ ILP सिस्टम इज टू प्रिवेंट सेटलमेंट ऑफ द अदर इंडियन नेशनल्स इन द स्टेट वेयर एज ILP रिजीम प्रिविलेंट। जहां पर ILP रिजीम प्रिविलेंट है वहां पर बाहर के राज्य के नागरिक नहीं रह सकते, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस और ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन। वहां की जो घरेलू या जनजातीय ट्राइब है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो आपको ये इस प्रकार के प्रश्न हमेशा तैयारी करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल कंट्री का नाम भी दे सकते हैं, कंट्री का नाम भी दे सकते हैं और कंट्री के आसपास के, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैप को देखना होगा। तो त्रिपुरा के आसपास कौन कौन सा है बताइए? क्या मिजोरम है, क्या आसाम है, क्या मेघालय है और क्या मणिपुर है? बताइए कौन कौन से हैं, कौन कौन से होंगे बताइए। तो देखिए त्रिपुरा से एक तो लगता है आसाम की बॉर्डर, आपको मैप में दिखाता हूं, आसाम लगता है, तो आसाम लगता है इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। एक और चीज देखते हैं, यहां पर मेघालय बिल्कुल भी नहीं लगता, मेघालय अलग ऊपर रह जाता है, त्रिपुरा नीचे की तरफ है, ऐसे मेघालय नहीं है, तो थर्ड जहां आ रहा है उसको कट कर दीजिए, तो ये भी गलत हो गया और ये तो ऑलरेडी गलत है ही। अब आपके पास 50-50 ऑप्शन बचे, आइदर बी और सी में से आंसर होगा। मिजोरम और मणिपुर, यहां पर आपको याद रखना है कि जो मिजोरम राज्य है वो इससे टच होता है, मणिपुर राज्य टच नहीं होता। तो जब मणिपुर राज्य टच नहीं होता है, मिजोरम राज्य टच होता है, तो आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो गया कि 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? देख लीजिए, मणिपुर राज्य साइड में रह जाता है, मैप देखिए एक बार। तो देखिए त्रिपुरा से केवल और केवल 2 राज्य लगते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक तो है मिजोरम और एक ये देख लीजिए जो ब्लू वाला है आसाम और मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा से लाइन ऑफ कैंसर भी गुजरती है, आपको जरूर पता होगा, मिजोरम से भी गुजरती है। टोटल 8, ये देखिए ये जा भी रही है, देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है, इट इज लाइन ऑफ कैंसर। 8 राज्यों से भारत की गुजरती है लाइन ऑफ कैंसर। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भाई मिजोरम से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो आप क्या बताएंगे? त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है और असम भी है। और मिजोरम और यहीं पर तो वो डिस्प्यूट चल रहा है 164 किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है नागालैंड किस किस से, तो नागालैंड मणिपुर से भी है, इधर अरुणाचल प्रदेश से भी है, आसाम से भी है। आपसे पूछा जाए मेघालय, तो मेघालय केवल और केवल एक राज्य से मैच मिलता है और वो है आसाम। मणिपुर किस किस से मिलता है? नागालैंड, मिजोरम और असम से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम से। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम राज्य कौन से राज्य से मिलता है? ओनली एंड ओनली वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और आपको पता है असम राज्य तो सबसे ज्यादा से मिलेगा, वेस्ट बंगाल से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी, नागालैंड से भी, मणिपुर से भी, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए? 7 स्टेट्स से, राइट। त्रिपुरा इज द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट विच बॉर्डर्स बांग्लादेश, मिजोरम एंड आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमने ब्रीफ में बात की थी। Inland Waterways Authority of India was constituted under the National Waterways Act 2016 by the Parliament of India। तो क्या इसको 2016 में बनवाया गया था? जो इंडियन नेशनल वाटरवेज एक्ट, आपको पता है ना नेशनल वाटरवेज में कितने मेनली वाटरवेज आते हैं? 6 वाटरवेज आते हैं। तो क्या ये 2016 में बनाया गया था? और सेकेंड, It has launched new portal least available depth information system, मतलब न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली। सीधी सी बात है भाई, जब किसी नदी में हम लोग जा रहे हैं तो पानी के नीचे की गहराई, क्योंकि जो बड़े शिप्स होते हैं वो काफी हद तक नीचे जो है उनका मेजर पार्ट नीचे भी होता है, और यदि पानी ज्यादा नहीं है तो फिर वो कैसे आराम से तैर पाएगा उसमें। तो इट हैज लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया जिससे ये भी पता चल सके लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द वेसल आसानी से पानी में जा सके। नेशनल हाई वाटरवेज 6 है टोटल। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। बिल्कुल अभी हाल ही में ऐसा पोर्टल बनाया गया, इसीलिए चर्चा में था, ठीक है। तो सेकेंड इज द ओनली करेक्ट आंसर। और यहां पर देखिए क्या हुआ, 1985 में ही Inland Waterways Authority, statutory authority in charge of waterways in India, it is constituted under IWAI, Inland Waterways Authority of India,
और इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और न्यू पोर्टल बनाया गया है, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये किसके अंडर में है? AWAI के अंडर में है, ताकि ऑप्टिमम यूज हो सके हमारे नेशनल हाईवेज का, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इज इट क्लियर? चूंकि इस पोर्टल के कारण, जो लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन के पोर्टल के कारण ये चर्चा में था, तो एक और प्रश्न का आंसर दीजिए। और यहां पर देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो नेशनल वाटरवे है 1, वो गंगा से भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम का पार्ट है, हल्दिया। कौन से सही? यहां पर करेक्टली, नॉट करेक्टली पूछा गया, करेक्टली नहीं पूछा गया, जो गलत है उनकर पूछा गया। सेकंड है नेशनल वाटरवे, जो सेकंड है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए, और ये धुबरी से सादिया तक जाता है। क्या ऐसा है? नेशनल वाटरवे थर्ड जो है वो काकीनाडा टू पौंडीचेरी, बकिंघम कैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जो नहर है बकिंघम कैनल। तो क्या ये नेशनल वाटरवेज थर्ड के लिए? और नेशनल वाटरवेज 9 जो है वो अल्लापूजा, कोट्टायम, अथिरमपुजा कैनल, तो इससे रिलेटेड है नेशनल वाटरवेज 9। यदि ये 9 नहीं है तो इसको 4 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 4 कह लीजिए, 9 की जगह 9 कह लीजिए। 9 तो है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है, टोटली 6 है नेशनल वाटरवेज। तो देखिए ये बात आपको एब्सोल्युटली, यदि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो अभी एक बहुत अच्छी इमेज बताऊंगा, उसमें आपको ये 6 रूट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट एब्सोल्युट, और इस बार पूरी संभावना है, क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा है ना, पोर्टल चर्चा में रहा, इसलिए इसकी संभावना है कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, ये तो दोनों करेक्ट हैं। फिर से याद करते हैं, हमें नॉट करेक्टली पूछा गया है, ये दोनों गलत लिखे हैं, रिवर्स हैं, चौथे और 5 है ना, तीसरे और चौथे का। देखिए तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, इसीलिए थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, जबकि ये दोनों करेक्ट हैं। इज इट क्लियर? अब आप देख लीजिए, कोल्लम से यहां पर देखेंगे ना कि गोदावरी, कृष्णा, ये जो कनिंगम, ये जो कैनल है बकिंघम कैनल, तो ये नेशनल वाटरवेज 4 का हिस्सा है। यहां पर क्या बोल रहा था हमें? ये हमें 3 बोल रहा था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद में एक और बात करते हैं कि जो अल्लापूजा और कोल्लम, तो ये अल्लापूजा वगैरह जो है, ये अल्लापूजा, कोट्टायम एंड अथिरपूजा कैनल। देखिए ये जो है, इसीलिए मैंने आपको ये सुधरवाया था कि ये इसको यहां पर 4 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इसीलिए बोला था मैंने नेशनल वाटरवेज 4, और इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए यहां पर देखिए आप डुबरी से लेके सदिया तक, ये है नेशनल वाटरवेज सेकंड ब्रह्मपुत्रा, 891 किलोमीटर। सबसे लंबा कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1, 1620 किलोमीटर, हल्दिया से इलाहाबाद तक है। हल्दिया मतलब ये हल्दिया से इलाहाबाद, ये गंगा रिवर, और जो है इसमें एक और रिवर दैट इज हुगली, उसको भी शामिल किया, क्योंकि गंगा तो यहां पर अलग हो जाएगी, ठीक है, हुगली रिवर, क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है वो, ठीक है। इसके बाद में बराक जो है लखीमपुर टू बंगा 121 किलोमीटर, ये अभी प्रोसेस में चल रहा है, असम मेघालय में, इस जगह बराक रिवर पर है, ठीक है। और जो नेशनल वाटरवेज थर्ड है वो है कोल्लम से कोट्टापुरम, और ये कहां पर लोकेटेड है? केरला में है, राइट। और नेशनल वाटरवे 5 जो है वो ब्राह्मणी डेल्टा कैनल जो है, इस ये जो पूरी लोकेशन है ये, ठीक है। और यहां पर ओडिशा, वेस्ट बंगाल कवर होते हैं, ठीक है। गोयनखाली टू तालछर तक ये जाता है, तो ब्राह्मणी डेल्टा याद रखना, गोदावरी कृष्णा कैनल याद रखना 4 के लिए, और यहां पर ये केरल याद रखना, कोल्लम टू कोट्टापुरम, ठीक है। तो ये मेनली सारे आपके जो हैं आज नेशनल वाटरवेज, और टोटल लेंथ कितनी है? इतनी। और कितने टोटल राज्यों को सर्व करते हैं? ये 15 राज्यों को, ठीक है। ये मैप में आपको एकदम क्लियर है। और अल्लापूजा, कोट्टायम, अथिरपूजा कैनल, जो ये पर्टिकुलर कैनल है, ये वाटरवेज 9 है, ठीक है। मेनली आपको ये 6 तो याद रखने ही हैं। और काकीनाडा से पौंडीचेरी, ये बकिंघम 4 है। वेस्ट कोस्ट में कोट्टापुरम से कोल्लम, ये आपको याद रखना है। चलिए 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा अभी हमने इस पर बहुत अच्छे से बात भी की थी, याद आ रहा होगा आपको जरूर, है ना। विद रेफरेंस टू लॉज फॉर सर्विलेंस इन इंडिया, भारत में जो निगरानी रखने वाले जो नियम हैं
उन पर दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। और आपको याद आ रहा है टेलीग्राफ एक्ट के बारे में हमने बात की थी कि इंटरसेप्शन ऑफ कॉल, इंटरसेप्टिंग कॉल किया जा सकता है, ये इसके लिए डील करता है। अंडर आईटी एक्ट 2000 ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कैन बी इंटरसेप्टेड, जितने भी डेटा है उन सबको इंटरसेप्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट यदि चाहे तो। क्या इसमें से सही है, पूछा गया विच वन इज द करेक्ट। तो बोथ द टू स्टेटमेंट्स हियर आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हमने इन पे बात की थी डिटेल में। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। टेलीग्राफ एक्ट के तहत किसी के भी फोन कॉल को टैप किया जा सकता है ना। तो आईटी एक्ट 2000 शॉर्ट में ब्रीफ में देख लीजिए, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, और ये सेक्शन 69 के तहत, आईटी एक्ट के तहत। और टेलीग्राफ एक्ट में जो आर्टिकल है 19(2), टेलीग्राफ एक्ट का जो 5(2) है उसके तहत किया जा सकता है इंटरसेप्शन। सिग्निफिकेंटली डिस्पेंसेस द कंडीशन precedent set under the Telegraph Act and requires the occurrence of the public emergency in interest of the public safety। तभी किया जाए जब इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में हो, पब्लिक सेफ्टी के लिए हो, तभी इंटरसेप्शन कॉलिंग का किया जाए। बेसिकली एक्ट डील विद द इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। चलिए, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी चर्चा में थी विच वॉज हेडेड बाय सुभाष चंद्र गर्ग, was recently in news related to which of the following, इनमें से किसके लिए सुभाष चंद्र गर्ग जो कमेटी है वो चर्चा में थी, बताइए। न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल के लिए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, काउंटरिंग मिलिट्री साइबर एस्पियोनेज, जो मिलिट्री साइबर एस्पियोनेज जो जासूसी होती है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो चाइना है उसने इजराइल के बहुत ही लार्ज स्केल पर जो डिफेंस इत्यादि के जो डेटा हैं उसको चुरा लिया। और ये सब कैसे चुराया उसने, चाइना की अपनी एक साइबर आर्मी है जिसमें लाखों में इन्होंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं करते हैं कभी भी। और वहां की मदद से इन्होंने क्या किया, इजराइल में पहली बार लार्ज स्केल पे साइबर अटैक देखा गया। आपको याद आ रहा होगा मुंबई में, हाल ही में मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था, उसके पीछे भी चाइनीज हैकर ही जिम्मेदार थे जिस समय पर गलवान वैली में। और इसके अलावा चाइनीज हैकर्स ने हाल ही में यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में ये सब साइबर अटैक किए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया साइबर एस्पियोनेज के बारे में बात कर रहा था। और इजराइल के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया है ना, वो इन्होंने क्या किया, कुछ इस प्रकार के फारसी वर्ड यूज किए हैं ऐसा लगे कि अटैक ईरान ने करवाया है ना। इसी प्रकार से पहले भी जो है साउथ कोरिया पर रशियन हैकर्स ने अटैक किया और दिखाया ऐसा लगे ऐसा कि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया। इस प्रकार से क्या होता है, कंट्रीज क्या है कि उनके ऊपर उनकी इमेज को खराबी ना हो और ऐसा लगे। तो ये सारी बातें जरूर देख लीजिए, कितनी ज्यादा टैक्टिक्स वर्ल्ड लेवल पर आजकल चल रही है। तो जो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, आप बताइए किस कमेटी से रिलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए इंडिया में या नहीं करना चाहिए, इस पर। और आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब जो है डिजिटल करेंसी की बात चल रही है, तो यहां पर 10 साल के लिए, वैसे देखिए सुभाष गर्ग कमेटी ने क्या बोला, बैन एनीबडी हु माइंस होल्ड ट्रांजैक्ट डील इन द क्रिप्टो करेंसी, बैन कर दो सबको, और 10 साल तक के लिए क्या है, जेल टर्म भी प्रोवाइड कर दो। द प्रपोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी अप टू 3 times the loss caused by an exchequer and gain made by the cryptocurrency user whichever is higher। तो इसमें 3 times या तो लॉस को वो भरे, राइट, जो भी गेन है वो भरे, इस तरह का मतलब प्रोविजन था। लेकिन हुआ क्या, जो पैनल है उसने कहा कि गवर्नमेंट शुड कीप ओपन माइंड, गवर्नमेंट को इस प्रकार के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। पोटेंशियल इश्यूएंस ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज बाय द रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक जब ये क्रिप्टो करेंसी लाएगी तो उस पर कौन विश्वास करेगा फिर, इज इट क्लियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल अभी चल रहा है, सिम्स पोर्टल, ये न्यूज में था, क्यों था बताइए। क्या ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, क्या ये एक डिजिटल पेमेंट इंफॉर्मेशन, ई कॉमर्स या ड्रग सीजर डेटा के लिए बनाया गया इस पोर्टल को, बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पॉज कर लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज हियर ड्रग सीजर डेटा, जो ड्रग्स हैं, राइट। तो यहां पर देखिए सिम्स की फुल फॉर्म क्या है, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया पैन इंडिया पूरे भारत में, टू सीज द ड्रग डेटा है ना,
ड्रग सीजर डेटा मतलब, और ये मेनली क्या करेगा, मैंडेट्स द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंसेस एक्ट के तहत क्या है, ये कहां कहां पर ड्रग्स मिले हैं उन सभी का पूरा डेटा को डिजिटाइज्ड करेगा ताकि एक्चुअल में पुलिस प्रशासन वगैरह सबको मदद मिल सके। अगला प्रश्न आ रहा है, हमने इस पर डिस्कस भी किया है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, कैन यू रिकॉल दैट। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एज ए सब स्कीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब स्कीम है किसके तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, या फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत। बताइए आंसर बताइए, ए बी सी डी इनमें से ये किस स्कीम की सब स्कीम है। पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज हियर परंपरागत कृषि विकास योजना, क्योंकि हम लोग जो भारतीय प्राकृतिक कृषि की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली परंपरागत कृषि विकास योजना, ये जरूर याद रखना, इसकी ये सब स्कीम है। ठीक है, चलिए। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज अ सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना सिंस 2021, अभी हाल ही में आई थी। इंडिजिनाइज्ड प्रैक्टिसेस, जो घरेलू प्रैक्टिसेस उनको प्रयोग किया जाए, और ये बात आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था 12,200 पर हेक्टेयर फॉर 3 years इज प्रोवाइडेड फॉर द क्लस्टर फॉर्मेशन। जो हम लोग परंपरागत जो कृषि है या भारतीय कृषि प्राकृतिक, जैसे बायोमास का यूज किया, प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन, हम लोग ना यूज करें, पेस्टिसाइड्स का कम से कम प्रयोग करें, और काऊ डंग्स इत्यादि का प्रयोग करें ना, डंग यूरिन फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से लोगों को सरकार के द्वारा मदद मिलेगी, और ये किस स्कीम के तहत होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। ठीक है, और ये आ किसके अंडर रहा है, सब स्कीम कौन सी है, ये BPKP। ठीक है, चलिए। सो लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ एंड दैट इज रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जुडिशरी से रिलेटेड है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है ना। द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो किस प्रकार से उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, इसका मेथड संविधान में दिया हुआ है। क्या मानते हैं आप, सही है नहीं है, गलत है, स्टेटमेंट बताइए। और यहां पर क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। ओरिजिनली द अदर नंबर ऑफ जजेस वर 7 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब ये हुआ कि जब शुरुआत में ओरिजिनली, जब पहली बार जब नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे तो वो थे टोटल 7 इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या ऐसा सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। थर्ड स्टेटमेंट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65। तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर सही है। सो देखिए यहां पर जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर 7 जजेस थे, अदर जजेस जिन्हें प्यूनी जजेस कहते हैं, और एक्सक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से टोटल 8 जजेस। तो सेकेंड स्टेटमेंट जब गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। सो योर राइट आंसर इज 1 and 3। और यस, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, यस और नो, बताइए। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। 124 में पूरा डिफाइंड है, 217 में हाई कोर्ट के लिए, 124 में सुप्रीम कोर्ट के लिए डिसाइडेड है कैसे क्या होगा। तो यहां पर 7 जो जजेस हैं एक्सक्लूडिंग अदर नंबर ऑफ जजेस 7 एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिटायरिंग एज 65 है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर आपको, इज इट कंप्लीटली understandable to you or not, and we will discuss one more lecture today and that will be based 20 MCQs question जो कि previous section में हमने डिस्कस भी किए होंगे। हो सकता है लास्ट ईयर के पहले के भी क्वेश्चंस हों, ताकि क्या हो जाए आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।